हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केपीएस डेली एडिटोरियल्स। आज का जो हमारा एडिटोरियल है दैट इज इंडिया इन द एरा ऑफ न्यू कोल्ड वॉर। तो पुराने ज़माने में एक कोल्ड वॉर हुई थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद दो बाइपोलर वर्ल्ड जो बन गया था, दो बड़ी पावर्स इमर्ज हुई थी। एक साइड पे यूएसए और दूसरी साइड पे जिसे हम सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कहते हैं। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वर्ल्ड वॉर टू के बाद आइडियोलॉजी के ऊपर दो ब्लॉक्स बन गए थे, पावर ब्लॉक्स, बिकॉज दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये इमर्ज हुई थी। इन दोनों में सोच नहीं इन दोनों की मिलती थी, इस कारण इन दोनों ने अलग अलग पावर ब्लॉक्स बनाए। एक साइड पे वो कंट्रीज जो यूएसए और यूएसए की सोच, उसके जैसी इकोनॉमीज उन्हें सपोर्ट करती थी। दूसरी साइड सोवियत यूनियन जो कम्युनिस्ट देश था, वो अपने जैसे देशों को सपोर्ट करता था। अब इस कोल्ड वॉर में, जो पहले कोल्ड वॉर हुई थी, उसके बीच में इंडिया कहाँ था? इंडिया का रोल कहाँ था? इंडिया बेसिकली इस पोलर वर्ल्ड में उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने फैसला किया इंडिया को न्यूट्रल रखने का। इसी कारण हम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, जैसे शॉर्ट में नाम भी बोला जाता है। ये मूवमेंट उन कंट्रीज़ की थी जो इन दोनों में से किसी एक पावर ब्लॉक में नहीं जाना चाहती थी, वो बल्कि दोनों के साथ इक्वल रिश्ते मेंटेन करते हुए अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इंडिपेंडेंट रखना चाहती थी। पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, वो हमसे ऑपोजिट रास्ते में गया, उसने यूएसए का पावर ब्लॉक चूज़ किया। स्टार्टिंग में तो बहुत बेनिफिट हुआ ऑब्वियसली, अगर तुम किसी भी ब्लॉक को चुनोगे वो आपको हर फैसिलिटी, हर रिसोर्स प्रोवाइड करवाने पे पूरा जोर लगाएंगे ताकि आप उनके साथ ही जुड़े रहो और आपको देख के और कंट्रीज भी अट्रैक्ट हो। इंडिया बीइंग अ नॉन अलाइंड कंट्री, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनिशियली आई। ठीक है, हमारे जैसे हम स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बाहर से इंपोर्ट्स करते होते, यानी कि जैसे वीट की पैदावार हमारे इंडिया में खाना कभी पूरा नहीं होता था, तो हमें यूएसए से मंगवाना पड़ता था। तो ऐसे केसेस में जब यूएसए को हमसे कोई बात मनवानी होती थी, कुछ करवाना होता था, वो ऐसी चीज़ें काट देते होते थे, सप्लाईज काट देते होते थे। पर यही मुश्किलों ने आज जो हम एक सेल्फ रिलायंट मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी तरफ मूव करवाया। 100% सेल्फ रिलायंट होना इम्पॉसिबल है किसी भी कंट्री के लिए, पर बेसिक रिसोर्सेज जैसे खाने जैसी चीज़ों में व्हीट और राइस, जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, उसकी इंकरेजमेंट यही से आई जब यूएसए ने हमारी जो फूड एड, जो हमें वो फूड की ग्रांट्स देता होता था, वो एक बारी रोक दी थी, जिससे पता चला कि हम एक्चुअली कितने वल्नरेबल हैं, हमें कोई भी इंटरनेशनली कैसे ट्रीट कर सकता है। पाकिस्तान बीइंग अ यूएसए अलाइंड कंट्री अपनी इतनी रिसोर्सेज नहीं बना पाया, तभी आज वो बहुत सारी चीज़ों में लैक कर रहा है। ठीक है, हमारी बहुत सारी चीज़ों में सोवियत यूनियन ने भी मदद की है, जैसे आपको पता होगा 71 की वॉर, और रिसोर्सेज में हमारी ज़्यादातर डिफेंस इंडस्ट्री भी सोवियत वेपन और आर्मरी से ही बनी हुई है। पर यूएसए के साथ हमारे रिश्ते हमेशा बहुत पुराने रहे हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यूएसए जाके काम करते रहे हैं, तो हमारा बहुत ही एक्टिव डायस्पोरा और ह्यूमन रिसोर्स का एक्सचेंज रहा है। तो रिश्ते हमने दोनों के साथ हमेशा बैलेंस करके रखे। पर लेट 80s में यूएसएसआर का कोलैप्स होना शुरू हुआ, जो 1990s के स्टार्ट में जाके पूरा का पूरा सोवियत ब्लॉक टूट गया, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा आज जो बचा हुआ है वो रशिया है। बाकी कजाकिस्तान जैसी और कंट्रीज जो उसके साथ जुड़ी हुई थी, वो सारी अलग आज़ाद हो गई। उसके बाद एक तरह से 1990s के दौर में ये लगा था कि अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड का टाइम आ गया। यूनिपोलर का मतलब होता है एक ही सुपर पावर। तो एक सुपर पावर कौन सी रह गई थी? यूएसए। तो यूएसए ने 90s में और अर्ली 2000 में एक्चुअली जो जिस देश से जैसी बात बनवाना चाहता था, इससे बहुत दुनिया के ऊपर हर एक के
इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना, चाहे वो लीबिया हो, चाहे तुम्हारे इराक में 2 बार इन्वेड किया, चाहे ईरान में इतनी डिस्टर्बेंस आज तक करवाता आ रहा है, अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया, पूरी दुनिया के ऑर्डर में जगह जगह यूएसए की इंटरफेरेंस ओवर द टाइम बढ़ती गई। इस यूनिपोलर में अमेरिका ने पीछे जहां पे अपने खुद की बैक पे चेक नहीं रखा, इसी से ही अमेरिका की ही पैसे से, अमेरिका की ही इंडस्ट्री से उसका लॉन्ग टर्म में दूसरा दुश्मन अपने आप क्रिएट होता गया। और अब चाइना और यूएसए अगली कोल्ड वॉर के 2 अलग अलग फ्रंट्स हैं जो अब धीरे धीरे इमर्ज होती जा रही है। पर ये पुरानी कोल्ड वॉर जैसा नहीं है। पुरानी कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर में कोई डायरेक्ट रिश्ते नहीं थे, इन्हें आपस में कुछ मेंटेन करना ज़रूरी नहीं था। ये बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम्स चलाते थे, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से, और बिल्कुल ही डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अलग टाइप का ट्रेड कैरी आउट करते थे। तो इनकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ही होती थी और ये कहीं एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए थे। यूएसए और चाइना का जो कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है ये बहुत ही इंटरटैंगल्ड है, बहुत जगह से ये वायरिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बेसिकली चाइना में ज़्यादातर यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गई थी, तो यहाँ पे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग है, पर जितनी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है वो यूएसए की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है फ़िलहाल के लिए। और दूसरे यूएसए उसके लिए सबसे बड़ी मार्केट, सेल जो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग में हुई है सबसे बड़ी मार्केट भी यूएसए ही साबित होता है। तो इनमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रिश्ते हैं कि अब मामले पहले की तरह इतने सिंपल नहीं है कि तुम कोई एक ब्लॉक चुन सको। बाकी कंट्रीज़ के लिए तो और भी मुश्किल है, ये भी एक दूसरे को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो इनका लव फाइट का रिलेशन है, कहीं कहीं पे ये बहुत ज़्यादा झगड़ा भी करते हैं, पर कहीं कहीं पे इतने जुड़े हुए हैं कि अलग होना ही मुश्किल है इनका। इसी के बीच में कहीं इंडिया भी फंसा हुआ है। तो जो आज की नई कोल्ड वॉर है ये कोई पुराने ज़माने की तरह टेरिटरीज के ऊपर बेस नहीं है, ना इसमें कोई नॉन अलाइनमेंट का स्कोप है। ये टेक्नोलॉजी और ट्रेड की वॉर है। ये दोनों कंट्रीज अब वर्ल्ड लेवल पे एक दूसरे से compete कहाँ कर रही हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में और ट्रेड के मामले में। कौन ज़्यादा आगे, ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर पाएगा, उसकी वर्ल्ड डोमिनेशन रहेगी ऑब्वियसली। और कौन ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ट्रेड, और वो भी बायलेटरल ट्रेड, ऐसे ना हो कि तुम किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा डेफिसिट में डाल रहे हो। जो ज़्यादा बैलेंस्ड बायलेटरल ट्रेड करेंगे उनकी ज़्यादा बेटर इकोनॉमीज ग्रो करने के और इंटरनेशनल रिलेशन ग्रो करने के चांसेस हैं। जैसे इन दोनों में लड़ाई रिसेंटली पिछले साल हुई थी 5G टेक्नोलॉजी को लेके। अमेरिका की अभी किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने कमर्शियली 5G लॉन्च नहीं किया है। अमेरिका ने एक तरह से एक टेक्नोलॉजी अभी तक कमर्शियली टेस्टिंग फेज में ही है, कमर्शियली नहीं लॉन्च किया। वहीं पे चाइना की हुआवी जिनके फ़ोन भी आते हैं, उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी बना भी ली और पूरी वर्ल्ड वाइड वो स्केल करने को भी तैयार हैं, जो कंट्रीज अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे अब यूएसए को थ्रेट महसूस होने लगा है, बिकॉज 5G टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जिसमें बहुत ही रैपिड डेटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और इसी के ऊपर आने वाले टाइम में जो तुम्हारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे 4.0 बोला जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, ठीक है, जहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट पोर्ट्स आ गए, खुद ब खुद मशीन्स कार्गो को अनलोड कर दिया करेंगे और नए कार्गो को लोड कर दिया करेंगे। तो मशीन्स का रोल प्ले बढ़ता जाएगा। ये वही कंट्री लीड करेगी जिससे 5G जिसका सबसे पहले आएगा। एक तो बिकॉज लीड सबसे पहले आने पे एडवांटेज तुम्हें गलतियों से, हर चीज़ से सीखने में सबसे पहले मिलता है, और तुम किसी मार्केट को सबसे पहले भी कैप्चर कर पाते हो किसी और के आने से पहले। तो अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड भी है कि उससे पहले एक एशिया की कंट्री, और ख़ासकर चाइना, जैसे बहुत सालों से हमेशा ये माना गया है कि चाइना हमेशा
कॉपी करके प्रोडक्ट्स ही बनाता है, कभी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं बनाता। वो यूएसए से आगे किसी टेक्नोलॉजी में निकल रहा है। तो यूएसए में इस चीज़ का क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और चाइना को फेस ऑफ करने की बात अमेरिकन पॉलिटिक्स में डायरेक्टली हर न्यूज़ चैनल पे उनके तुम आम सुन लोगे, कोई भी डिस्कशन कभी भी, कि वो इसी चीज़ बारे डिस्कस करते रहते हैं कि चाइना ने कैसे अमेरिका को टक्कर देनी शुरू कर दी है। मल्टीलेटरलिज्म होता क्या है? इंडिया की बात आने से पहले मल्टीलेटरलिज्म समझना ज़रूरी है। अब मल्टीलेटरल समझने से पहले जो ऊपर मैंने 2 डेफिनेशंस बताई थी, यूनिलेटरल अमेरिका बन चुका था। यूनिलेटरल का मतलब है एक पावर अपनी सारी बात बाकी कंट्रीज से मनवाने की कैपेबिलिटी रखती हो। अमेरिका इस एक टाइम पे जाके इतना पावरफुल था कि हाँ, वो अपनी बात किसी से भी मनवा सकता था, चाहे ज़बरदस्ती करवाए, चाहे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगवा के, पर वो कर लेता था। अब ज़माना उसके बाद धीरे धीरे जब चाइना, दूसरी साइड इंडिया, एक यूरोप ने पूरा एक सा ब्लॉक बना के यूरोपियन यूनियन जैसे जब ब्लॉक्स क्रिएट किए, ये सारे के सारे मल्टीलेटरल फोरम्स की तरफ या मल्टीलेटरल पावर्स की तरफ पॉइंट करते रहे। अब यहाँ पे अब आज के टाइम में कोई भी एक कंट्री इतना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या इतनी इकोनॉमिक पावर या मिलिट्री पावर नहीं होल्ड करती कि वो सबसे अपनी बात मनवा पाए। कुछ अपने एलाई से चाहे ज़रूर मना पाए, पर सबसे नहीं मना पाती। आज सबसे बड़े जो पावर ब्लॉक्स हैं उसमें चाइना, इंडिया, यूएसए और पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत पावरफुल है, चाहे यूरोप की कंट्रीज अपने आप में इतनी पावरफुल नहीं रही हैं वर्ल्ड वॉर्स के बाद, पर यूरोपियन यूनियन एक साथ जुड़ के बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब जो अपने अपने बिहाफ पे और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए जो वर्ल्ड ऑर्डर चला रहे हैं, इन्हें कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरल में कुछ कंट्रीज आपस में कई बार जुड़ के, जैसे बहुत सारी ऐसा भी होता है, जैसे एक तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन, वैसे ही पैसिफिक आइलैंड्स की भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अफ्रीकन यूनियंस की कोई, अफ्रीकन नेशंस की अभी कोई इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, पर अफ्रीका एक रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है और आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन भी अफ्रीका में होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को बिजनेस करके पैसे कमाने हैं, वो अफ्रीका से ही कमा पाएगा। तो अफ्रीका को हमेशा स्कोप में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन देशों की वैसे तो इंटरनेशनल फ्रंट पे ये सारे देश बात ना भी सुने, तो अफ्रीका क्या करता है, अफ्रीका अपनी आवाज़ अफ्रीकन यूनियन के थ्रू एक साथ आगे रखता है। इससे क्या हुआ, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ ने आपस में जुड़ के जब अपनी आवाज़ एक साथ, कॉमन गोल्स के लिए आवाज़ एक साथ रखी, उनकी भी वर्ल्ड ऑर्डर में आवाज़ सुनी जाती है। तो मल्टीलेटरलिज्म यही होता है जब इंटरनेशनल फोरम में किसी एक कंट्री की ना चले, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज चाहे एक साथ जुड़ के या मल्टीपल कंट्रीज को बैलेंसिंग पावर कोई और नंबर ऑफ कंट्रीज कर रही हैं, उसे मल्टीलेटरलिज्म कहेंगे। ठीक है, ये पावर बहुत सारे देशों में बटी हुई है। इंडिया इस टाइम मल्टीलेटरलिज्म की तरफ कैसे मूव कर रहा है? बेसिकली आने वाला 2020 से लेके 2022 का पीरियड इंडिया के लिए बहुत ही यूनिक साबित होने वाला है। ऐसा क्यों? इंडिया एक बहुत ही रेयर अलाइनमेंट ऑफ स्टार्स के मोमेंट में, मतलब ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ एज अ मेटाफर यूज़ किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे आने वाले इन 2 सालों में, 3 सालों में हो, 2020 को भी अगर गिने, इन 3 सालों में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की या तो मीटिंग्स होने वाली हैं, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी चेयर, उनके हेड, मतलब चेयर होता है जो कुछ पीरियड के लिए हेड बना होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन देता है, गाइड करता है, वो कुछ टाइम के लिए इंडिया के पास आने वाली है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया को इस टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो सबसे टॉप का बोर्ड होता है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को भी जो चलाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट असेंबली होती है, इंडिया उसका चेयरमैन बन चुका है।
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, क्या डिस्कशंस होंगी, ये सब कुछ इंडिया लीड कर सकता है। ठीक है, वैक्सीन के ऊपर जैसे इस टाइम बहुत जोर है, तो वैक्सीन सबको अवेलेबल हो पूरी दुनिया में, उसकी डेवलपमेंट, उसकी रिसर्च से लेके उसकी डेवलपमेंट तक सबको इक्विटेबल एक्सेस सारी दुनिया में मिले, इंडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दूसरा, सितंबर 2020 में, हर बारी सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है। हम उसके आम मेंबर हैं, इसके कोई चेयर हमें कुछ नहीं ऐसा कुछ मिल रहा, पर इस बारी जो 2020 का थीम है ना यूएनजीए मीटिंग का, वो है द फ्यूचर वी वांट। तो हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कंट्री होने के लिए इस थीम में, और जितने हम बाकी हमारे फ्रंट्स में चेयर्स मिल रही हैं जो हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उसके थ्रू हम अपना इन्फ्लुएंस ज़रूर शो कर सकते हैं कि बाकी कंट्रीज़ को अपने साथ लेके आए। जो फ्यूचर ऑफ वी वांट होना चाहिए, वो फ्यूचर हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में जो वर्ड होगा वो कोऑपरेटिव होगा, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव। फिर और अगर तुम्हें कीवर्ड चाहिए, पीसफुल, एग्जिस्टेंस, ये सब वर्ड्स, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन में अगर कभी भी आंसर लिखना है, ऐसे कि ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको आंसर में लिखने चाहिए ताकि आपका आंसर बेटर हो सके लिखने में और दिखने में भी। ठीक है, अब और इंडिया के पास कौन सी चेयर या कौन सी चीज़ आने वाली है 2021 में? इंडिया जो दुनिया का सिक्योरिटी, यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो एक्चुअली पीस कीपिंग मिशन दुनिया भर में भेजता है, उसकी नॉन परमानेंट सीट भी, मतलब इसमें चेयर नहीं आ रही, नॉन परमानेंट सीट इंडिया को अब कुछ सालों के लिए मिलने लगी है। ये भी 2021 में मिलने वाला है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटी की वॉइस सबके आगे प्रेजेंट ज़रूर कर सकते हैं, और सिक्योरिटी डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड को हम डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग फोर्स का, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का। हम दुनिया के ज़्यादातर डिस्टर्ब्ड एरियाज में हमारी आर्मी को यूनाइटेड नेशन के अंडर डिप्लॉयमेंट पे भेजते हैं, वहाँ पे पूरी सप्लाई लाइंस मेंटेन करते हैं, और इस चीज़ के लिए इंडिया की बहुत ही कंट्रीज़ के अंदर, लोगों के अंदर, वहाँ के जहाँ पे भी हमने ये प्लेस करवाए हैं अपने आर्मीज भेज के यूनाइटेड नेशन के अंदर, इंडिया की इमेज और इंडिया के पर्सनल्स की इमेज बहुत ही अच्छी बनी हुई है। इंडिया की सॉफ्ट पावर इससे बढ़ती है। ठीक है, इट ऑल्सो चेयर्स द ब्रिक्स 2021 समिट। हम ब्रिक्स की 2021 समिट के भी चेयरमैन बनने वाले हैं 2021 में, तो उसकी भी चेयर हमारे पास आएगी। ब्रिक्स कंट्रीज कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और हमारा साउथ अफ्रीका। ये सारी तुम्हारी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। तो आने वाले टाइम पे माना जाता है कि ब्रिक्स कंट्रीज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक बैलेंस को मेंटेन करने में, प्लस ग्लोबल जो वेल्थ है वो सारी ज़्यादातर एशिया को शिफ्ट हो रही है। तो इसमें 3 कंट्रीज तो एशिया की हैं, रशिया, इंडिया और चाइना। मतलब रशिया यूरेशिया, कुछ पार्ट उसका एशिया में भी आता है अगर वैसे मान के चलो। तो ग्लोबल वेल्थ वैसे भी एशिया की तरफ शिफ्ट कर रही है, तो हमारा इसमें ऑर्डर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन कंट्रीज़ को अगर हम एक साथ लेके चल पड़े, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की कंट्रीज़ हैं, हमारा अपने आप जो वर्ल्ड लेवल पे एक वॉइस है, इमर्जिंग कंट्रीज़ की जो वॉइस है वो हमेशा स्ट्रांग रहती है। ब्रिक कंट्रीज़ ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज़ आए हुए हैं, ये बॉर्डर इश्यूज़ हमेशा टेम्पररी होते हैं, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं, कोई वॉर, कोई एस्केलेशन कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इंडिया और चाइना बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रंट्स पे एक दूसरे का साथ भी बहुत ज़्यादा देते हैं, जैसे कि ब्रिक्स में। ब्रिक्स में तो ब्रिक्स ने अपना
बैंक भी बनाया है जो वर्ल्ड बैंक की तरह काम करने के लिए दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स, और खासकर अभी जो इसका इनिशियली फोकस है ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे वर्ल्ड बैंक स्पेशल प्रोजेक्ट्स को ग्रांट्स और ये चीज़ें देता है, तो ब्रिक्स बैंक भी ये सारे देशों के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। बाकी एक चाइना के साथ मिलके हमने AIIB बैंक भी बनाया है, ठीक है, जो इंडिया और चाइना जिसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, और इसे वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में माना जाता है, ठीक है। तो हम एक्चुअली चाइना के साथ हमारे बहुत सारे इश्यूज, चाहे कुछ बॉर्डर इश्यूज ज़रूर हैं, पर कई इश्यूज में हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलाइन भी होते हैं। अब इसके अलावा 2022 में इंडिया G20 समिट भी होल्ड करने वाला है। G20 समिट की मीटिंग क्या होती है? दुनिया की जो सबसे बड़ी 20 इकोनॉमीज प्लस यूरोपियन यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव, तो G20+1 भी से कभी कहते हैं। G20 की जो मीटिंग है, जो दुनिया की सबसे बड़ी 20 इकोनॉमीज हैं, ठीक है, जिसमें USA भी आ जाएगा और चाइना भी आ जाएगा, उन दोनों की मीटिंग, मतलब पूरी G20 की मीटिंग इंडिया में होल्ड होगी। तो इस कारण इन मीटिंग्स में हम अपनी वॉइस भी रख सकते हैं और हम एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं। ऑब्वियसली पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर कभी भी किसी एक कंट्री के कहने पे नहीं चलेगा। हम हेल्प कर सकते हैं इन मीटिंग्स की ऐसी शेप, ऐसे थीम्स रख के जहाँ पे हम कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव चीज़ों की बात करें और एक साथ कॉमन फ्यूचर की बात करें, ठीक है। क्योंकि कोल्ड वॉर जब होती है वो किसी कंट्री के लिए बेटर नहीं होती। जो कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं वो भी, और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी कभी अच्छी साबित नहीं होती, ठीक है। तो इंडिया को एज अ लीड लेनी पड़ेगी मल्टीलेटरलिज्म में, ताकि इन पावर्स को बैलेंस कर सकें थ्रू अदर कंट्री रिलेशंस। क्लियर? आगे चलते हुए यही कंटेक्स्ट आगे समझाया हुआ है। इस टाइम USA और चाइना में क्लैश क्या है? बेसिकली USA ने बहुत साल G20, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, और जैसे उनकी G7 ग्रुपिंग है जिसमें अब इंडिया को शामिल करके उसे G11 बनाने की बात कर रही है, इसमें USA ने बहुत ज़्यादा हमेशा से डोमिनेट भी किया है, और USA ने हमेशा अपने ऑर्डर को वर्ल्ड वाइड मनवाने की कोशिश की है, जिसके कारण जो चाइना है, जब उसका राइज हुआ, चाइना ने ध्यान जो वर्ल्ड वाइड दिया है वो सोशल एंड इकोनॉमिक बैलेंस बनाए रखने पे दिया है, जो अमेरिका मिस कर गया था। इसके कारण बहुत सारी कंट्रीज ओवर द टाइम चाइना की साइड फेवरेबल ज़रूर बनती जा रही हैं, ठीक है। दूसरा, चाइना इस टाइम सारी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस, अपनी इकॉनमी जो बन रही है, जो उसका ट्रेड की प्रेजेंस है, और दुनिया भर में लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका काउंटर बैलेंस अमेरिका की ये सारी स्ट्रैटेजीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन्स की जो पॉलिसीज़ रही हैं, ये बहुत जगह मिसप्लेस रही हैं, ठीक है। तो इस कारण कई कंट्रीज़ को बेनिफिट तो क्या होना था, लॉस ही हुआ है। जैसे उसके बाउंड्रिंग कंट्री जो है हेती, ये छोटा सा टापू देश है जहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक या साइक्लोन्स आते रहते हैं, पूरी तबाही मची रहती है। तो वहाँ पे अब वर्ल्ड क्लास लेवल के स्टेडियम्स बने हुए हैं, ठीक है, पर लोगों के पीने के लिए, पानी के लिए प्रॉपर सप्लाईज नहीं है। तो चाइना, USA ने पैसा तो लगाया, ठीक है, USA और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पैसा लगाया, पर वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिकन कंट्रोल्ड ही हैं। तो अमेरिका जहाँ पैसा लगाना चाहता है वो वैसे की ही काम करते हैं। तो वो सारा उनकी इंटरनेशनल इमेज बनाने में मदद तो कहाँ करनी, बल्कि डैमेज कर जाता है। चाइना ने इन चीज़ों का कुछ हद तक ध्यान रखा है, कुछ हद तक चाइना भी गलतियां कर रहा है इस टाइम इंटरनेशनल फ्रंट में, पर उसका चाइना का बिल्कुल अलग रीज़न है। चाइना का लॉन्ग टर्म में डोमिनेशन का गोल है, इस कारण चाइना उसी के पर्सपेक्टिव से काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा, USA ने पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस, और पूरी दुनिया में, जैसे पता ही होगा आपको, पूरी दुनिया में उसने अपने मिलिट्री बेसेस बनाए हुए हैं, उन्हें ऑपरेट करता है, और कितनी कंट्रीज़ में उसने इंटरफेयर भी किया।
जैसे अफगानिस्तान की वॉर उसे बहुत कॉस्टली पड़ी है, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज कर दिए, और अब फिलहाल यही पोजीशन है कि यूएसए एक तरह से अफगानिस्तान से हार के मुंह छुपाता हुआ वापस भाग रहा है, ठीक है। तो इस कारण इन कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में जब वो इंटरफेयर करता है, तो उसने क्या किया है, चाइना कहाँ समझदार रहा और यूएसए कहाँ मार खा गया, ये सारी चीज़ों में यूएसए ने पैसा गंवाया है और इंटरनेशनल रेपुटेशन भी गंवाई है। चाइना ने दूसरी साइड अपनी मिलिट्री के ऊपर बहुत ही कंस्ट्रेन रखा है, चाहे हमारे बॉर्डर टेंशन लगा लो, हम हमारे यहाँ पे चाहे बॉर्डर टेंशन एस्केलेट होते हैं, पर चाइना हमेशा इतना समझदार हमेशा रहा है 62 के बाद से कि दोबारा कभी लड़ाई नहीं छेड़नी, टेंशन्स मेंटेन करो, पावर शो करो अपनी, पर एस्केलेट ना करो कभी, बिकॉज एस्केलेशन से इकोनॉमिक लॉस होता है, पैसा जाएगा। चाइना ने पैसे के मामले में हमेशा समझदारी दिखाई है। दूसरा, आने वाले टाइम में वैसे भी जो ओवरऑल ट्रेंड, जैसे मैंने पहले भी बताया, सारी की सारी जो वेल्थ है और ग्लोबल टेक्नोलॉजी है और जो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है, वो वापस जैसे एंशियंट टाइम में, मतलब मिडीवियल पीरियड तक अगर तुम लगाओ, मतलब ये कॉलोनियल पीरियड जब वेस्टर्न पावर सबसे बड़ी बन गई, इससे पहले के पीरियड को जब तुम लगाओ 1500 से पहले पहले 1600 से पहले पहले, दुनिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट दो कंट्रीज होती थी वो चाइना और इंडिया होती थी, ठीक है। तो जैसे इंडिया में जब विजयनगर एम्पायर होता था, तो ट्रैवलर्स ने अक्सर मेंशन भी किया है कि दुनिया की विजयनगर की जो कैपिटल थी हम्पी, वो वर्ल्ड की सेकंड रिचेस्ट सिटी थी। रिचेस्ट सिटी कौन सी थी? बीजिंग, जो चाइना का शहर था। और इंडिया और चाइना के बीच उस टाइम से लेके आज तक एक्टिव ट्रेड रिलेशंस भी बने रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज रहे हैं। उस टाइम एशिया के अंदर ही ज़्यादातर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और प्रॉस्पेरिटी होती थी। कॉलोनियल पीरियड में ये सब कुछ वेस्ट में शिफ्ट हो गया, पर अब मॉडर्न ट्रेंड में ये सब कुछ वापस आ रहा है, ठीक है। तो जो आज लोग देश छोड़ के जा भी रहे हैं, आज से 25-30 साल बाद सब वापस इंडिया आने की एक टाइम पे सोचेंगे। अगर इंडिया अपने पाथ पे ठीक ठाक चलता रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती रही, तो कुछ सालों बाद इंडिया उस स्टेज पे होगा कि हम वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे, वन ऑफ द पीपल होंगे जो कंट्रोल करेंगे, वन ऑफ द नेशन होंगे जो कंट्रोल करेंगे। तो सबको वापस इंडिया की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में जो नहीं सोचते, बाद में पछताते भी हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब दुनिया में हुआ था, तो हमारे यहाँ पे कॉलोनीज हम बाहर की वेस्टर्न पावर्स के अंडर कंट्रोल में थे, तो क्या डायरेक्शन होगी, कैसे चलेगा, हमारी कंट्रीज़ को क्या मिलेगा, उनकी कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट होगा, इन सबको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। हम नहीं कंट्रोल कर पाए, उनके डायरेक्शंस पे ही सब कुछ हुआ। पर जो अब डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 आ रहा है, इसमें बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब इसमें वेस्ट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर उन्हें एशिया की कंट्रीज, चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज भी चैलेंज कर रही हैं। तो इस कारण एशियन पावर के तौर पे हम चाइना के साथ भी अलाइन होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, पर दूसरी साइड हमारे यूएसए के साथ बेटर रिलेशन है, तो हम बिल्कुल सेंटर में आते हैं दोनों के। तो इस पूरे फिगर में हम कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? हमारे चाइना से भी अच्छे संबंध है, यूएसए से भी अच्छे संबंध है। अगर हम प्रॉपरली टाइट रो पे वॉक कर पाए, दोनों में बैलेंसिंग पावर बना पाए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को हो सकता है। हमें चाइना भी अपनी साइड विन करने की कोशिश करेगा एक टाइम पे, और यूएसए भी कोशिश करेगा कि हम उनके साथ मिलके चाइना के अगेंस्ट फ्रंट बनाएं। वही चीज़ हमें एक तरह से फिर से नॉन अलाइंड रहना है, ताकि बेनिफिट दोनों से गेन कर पाए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हमारी बहुत एक्टिव चाहिए होगी, पर यही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, ठीक है। बिकॉज दोनों इस चीज़ की कोशिश ज़रूर करेंगे कि इंडिया हमारी साइड हो सके। तो यही सारे पॉइंट्स नीचे तक अलग अलग वे में समझाए हुए हैं, आपके सामने हैं। एंड में कंक्लूजन है और कुछ और रेलिवेंट लाइंस हैं। आप जब आंसर राइटिंग करेंगे, अगर आपको कहीं सूटेबल लगता है, या वैसे पढ़ के कभी फ्यूचर में आंसर लिखेंगे और तब ये लाइनें सूटेबल लगें,
तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा। और इन आर्टिकल्स को किसी अलग फाइल्स में अगर आप प्रिंट कर सकते हैं तो प्रिंट करके अलग फाइल्स में सेव करवा लीजिए। आप ये फाइल्स को एक्सेस पाने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7347579002। आज की बस डेट मेंशन कर दीजिएगा, आपको आपका एडिटोरियल आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट अगर कोई सजेशन है, नहीं तो वैसे जनरल कमेंट करके हमें बताइए वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, और शेयर कीजिए, इनकरेजमेंट मिलती है अगर और लोग देखते हैं। थैंक यू।